हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स टीचर, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 8 से करनी है आज की क्लास की शुरुआत, क्योंकि पिछली क्लास में ऑलरेडी क्वेश्चन 7th तक मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पिछली क्लास में क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 6th, क्वेश्चन 7th, ये तीनों क्वेश्चंस हमने वहां पर सॉल्व कर लिए थे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से वहां तक समझ में आ गया होगा सब, और आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। सो अब बात ये है कि क्वेश्चन 8 हमको शुरू करना है। अब ये बिलोंग करता है आपके क्लास 6th मैथ्स के चैप्टर अलजेब्रा से, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखो अलजेब्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 6th का। सिर्फ क्लास 6th का नहीं बोल रही मैं, इनफैक्ट जो अलजेब्रा है ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। यानी कि बहुत नई नई चीज़ें अभी अपन को सीखनी है, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, साथ सब लोग आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? चलिए सबसे पहले इसको रीड करके क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन 8 है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला और राधा नाम की दो प्यारी सी बच्चियां हैं, आपकी ही तरह प्यारी प्यारी, और यहाँ बोला गया है कि जो लीला है ना, शी इज राधाज यंगर सिस्टर। राधा की यंगर सिस्टर है लीला। अब यंगर का मतलब क्या होता है? सिस्टर का मतलब तो बहन में समझ गई, यंगर मतलब छोटी। एल्डर यूज होता तो बड़ी सिस्टर होती, और यंगर यूज हुआ यंगर सिस्टर यानी छोटी सिस्टर। तो लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, यानी कि राधा की छोटी बहन कौन है? लीला है। यानी कि राधा और लीला बहनें हैं, राधा बड़ी बहन है और लीला उसकी छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। अब जो लीला है वो 4 साल छोटी है किससे? राधा से। यानी कि अगर आपको यहां से समझ में ना आए, कभी कभी होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीला बड़ी है या राधा बड़ी है, नहीं समझ में आ रहा हमको, तो उसको वहीं छोड़ दो, आगे जो लिखा है वहां से समझ जाओगे कि लीला इज 4 years यंगर, लीला 4 साल छोटी है देन राधा, राधा को कंपेयर करें तो अब समझ गए होंगे कि लीला छोटी है, यानी कि लीला ही यंगर सिस्टर है उसकी। तो कितने साल छोटी है वो? 4 साल छोटी है। सो कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज? हमको वही करना है, लीला की एज राधा की एज के टर्म्स में कितनी होगी, यानी कि राधा की एज में कितना जोड़ूं, कितना घटाऊं, क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिवाइड करूं, ताकि मुझे लीला की एज मिल जाए। इस तरीके से मेरे को लिखना है। सो टेक राधाज एज टू बी x years, और हमको मान के चलना है कि राधा की एज कितनी है? x years के बराबर। अब x क्या हो गया? यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया। राधा अगर 10 साल की है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, राधा अगर 20 साल की है तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी। यानी कि x years, x एक वेरिएबल ले लिया कि x कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या है। ठीक, तो इतना तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। कभी कभी आपको ये लाइन हो सकता है ना दे वो कि टेक राधाज एज टू बी x years, बड़ी क्लासेस में इतना नहीं लिखा होगा, फिर आपको खुद से मानना पड़ेगी कि चलो राधा की एज अपन x माने तो लीला क्या है? 4 साल छोटी है राधा से, यानी कि राधा की एज में अगर मैं 4 years कम कर दूं तो लीला की एज आएगी कि नहीं? इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, समझो। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये एज वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं, और ये मेरे बहुत अच्छे फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब अभी तो हम चलो सीख रहे हैं क्लास 6th में, आगे चल के जब आप कोई कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो, बैंक के एग्जाम्स हो गए, पीओ क्लर्क ये वाले एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, है ना, गवर्नमेंट के पुलिस वाले एग्जाम्स हो गए, तो इन एग्जाम्स में भी जो मैथ्स का पार्ट आता है उसको अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब इतना सा तो पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको ही डिफिकल्ट कर देते हैं, बट शुरुआत तो यहीं से करनी है सीखने की। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अलजेब्रा, क्योंकि आगे तक लाइफ में इसका बहुत काम है हमें। सो हमें बोला गया है कि लीला राधा की छोटी बहन है, और लीला की जो एज है वो 4 साल छोटी है लीला राधा से। तो हमें बताना है कि लीला कितने साल की है, उसकी एज हमको लिखनी है काय के टर्म्स में? राधा की एज के टर्म्स में हमको लीला की एज लिखनी है। सो
टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर्स, तो हमको राधा की एज कितनी मान के चलना है, एक्स ईयर्स के बराबर, यानी कि एक्स ईयर है राधा की एज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख लेंगे, राधा's age is equal to x years। राधा की एज क्या है, x ईयर्स के बराबर है राधा की एज, यानी राधा x साल की है। अब x 2 है यानी राधा 2 साल की है, x 10 है यानी राधा 10 ईयर्स की है, x की वैल्यू 15 है यानी राधा 15 ईयर्स की है, यानी कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो x क्या हो गया, वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। सो x हमने इसकी एज ली है, और हमें गिवन क्या है, गिवन है लीला इज 4 years younger than राधा। लीला जो है वो क्या है, 4 years यंगर है राधा से। 4 years यंगर यानी 4 साल छोटी है लीला। तो आप मुझे बताओ, लीला और राधा को छोड़ दो, मान लो कि मैं हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूं, दैट इज सलोनी। तो मेरी एज अगर कितनी है, 24 years ओल्ड, ठीक है, मेरी एज है 24, और मेरा भाई है मान लो सलोनीज ब्रदर। तो सलोनी का जो भाई है वो उससे 4 साल छोटा है, 4 years यंगर है मेरा भाई मुझसे। तो अगर मुझसे वो 4 साल छोटा है तो उसकी एज कितनी होगी, मेरे से 4 साल छोटा है, यानी कि मेरी एज में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं, क्योंकि मुझसे वो 4 years कम है, तो यानी मेरी एज में से आप 4 years कम कर दो तो मुझे उसकी एज मिल जाएगी कि नहीं। तो यानी 24 माइनस 4 मैं करूंगी तो कितना मिलेगा मेरे को, 20 years। इसका मतलब है कि मेरी एज अगर 24 years है और मेरा भाई अगर मुझसे 4 years यंगर है, 4 साल छोटा है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 4। मेन बात एज कितनी है ये नहीं है, मेन बात ये है कि मेरे भाई की एज आई कैसे, मेरे से वो 4 साल छोटा है, तो मैंने अपनी एज में से 4 को माइनस कर दिया, तो जो बचा वो मेरी भाई की एज आ गई। दैट मीन्स अगर हमको मेरी एज पता है और मेरे से में से 4 माइनस करूं, 4 years माइनस कर दूं मेरी एज में से, तो मुझे अपने भाई की एज मिल जाएगी। तो वही तो यहाँ पे है, बस मेरे और मेरे भाई की जगह यहाँ कौन है, राधा और लीला है। तो यहाँ राधा की एज x years है और जो लीला है वो 4 साल यंगर है राधा से, यानी कि लीला 4 साल छोटी है, 4 साल छोटी है। देयरफॉर लीला की एज क्या हो जाएगी, लीलाज एज काय के बराबर होगी बताओ, अगर राधा की एज में से मैं माइनस कर दूं 4, तो जो भी आएगा उतने के बराबर लीला की एज होगी या नहीं। राधा से 4 साल छोटी है लीला, तो राधा की एज में से 4 हटा दो, कम कर दो, लेस कर दो, तो राधा की एज x है, उसमें से माइनस करा 4, जो भी आया सॉल्व करने के बाद x माइनस 4, उतने ईयर्स के बराबर क्या हो जाएगी, लीला की एज हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो हमसे पूछा गया था कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, लीला की एज राधा की एज के टर्म्स में आप लिख सकते हो, लिख तो दिया हमने, वर्ड में लिखना है तो वो लिख लो कि लीलाज एज इज इक्वल टू x क्या है, राधास की एज है तो राधाज एज माइनस 4 years। तो अब मैंने लीला की एज राधा की एज के हिसाब से लिख दी। क्या अगर मुझे राधा की एज पता चल जाए तो मैं लीला की एज बहुत इजीली फाइंड कर सकती हूँ कि राधा की एज -4 करेंगे तो लीला की एज मिल जाएगी। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको सॉल्व आप बिल्कुल करके देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। देख लो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। राधाज एज इज इक्वल टू x ईयर, गिवन दैट लीलाज एज इज राधाज एज -4 ईयर। हमें दिया गया है कि लीला की एज राधा की एज में से 4 कम करने पे मिलेगी।
अब ये दिया नहीं गया, ये हमको वर्ड्स में लिखा है कि लीला 4 साल छोटी है राधा से, तो लीला की एज राधा की एज में से 4 हटाओ तो मिल जाएगी। राधा की एज x ईयर्स है तो x - 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x - 4 लीला की एज होगी। सो लीला's एज इज x - 4 ईयर्स। तो दैट, और x क्या है, x है राधा की एज। ठीक, तो दैट मीन्स बाय चांस अगर हमको राधा की एज पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि जो राधा है वो कितने ईयर्स की है, 10 ईयर्स की, 10 साल की है, तो लीला की एज क्या मिल जाएगी, 10 - 4 दैट इज 6 ईयर्स। यानी कि अगर राधा 10 साल की है तो लीला 6 साल की है। इस तरीके से हम जितने भी साल की राधा है उसके अकॉर्डिंग लीला की एज निकाली जा सकती है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन भी हमने इसका देख लिया। अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो पहले अपन इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में बोल रहे हैं मदर हैज मेड लड्डूज। मम्मी ने क्या बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। और वो कुछ लड्डू किसको देती हैं, गेस्ट को देती हैं, और कुछ फैमिली मेंबर्स को। अब मम्मा ने लड्डू बनाए हैं तो वो पक्का टेस्टी होंगे, राइट। सबकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। सो मम्मी ने लड्डू बनाए हैं तो वो तो फटाफट खत्म होने वाले हैं। तो वो मम्मी ने क्या करा, कुछ लड्डू गेस्ट को दे दिए, कुछ गेस्ट आए अपने घर में, मेहमान आए, कुछ फैमिली मेंबर्स को दे दिया। फैमिली मेंबर्स तो चट करेंगे ही, लड्डू इतने टेस्टी हैं। तो स्टिल 5 लड्डू रिमेन। फिर क्या हुआ, गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को देने के बाद भी कितने लड्डू बच गए हैं, अभी 5 लड्डू अभी भी बचे हुए हैं। अभी तक हमको ये नहीं बताया कि मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे, हमको ये नहीं बताया कि मम्मी ने कितने लड्डू फैमिली मेंबर्स को दिए या कितने लड्डू गेस्ट को दिए। सिर्फ हमें क्या बता दिया कि इतना सब होने के बाद 5 लड्डू अभी भी बचे हुए हैं। कौन खाएगा, मेरे घर में तो मैं ही चट कर जाऊंगी, है ना। सो इफ नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L। बोल रहे हैं कि अगर L वो है, यहाँ पे L क्या मान लिया उन्होंने कि कितने लड्डू मम्मी दे चुकी हैं, यानी कि बांट चुकी हैं। अब वो फैमिली मेंबर हो, गेस्ट हो या जो भी हो, तो मम्मी ने अगर L नंबर ऑफ लड्डूज क्या हैं दूसरों को दे दिए, सो हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक। तो टोटल उन्होंने कितने लड्डू बनाए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका है ये क्वेश्चन। अब कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बताया ही नहीं हमको कि कितने लड्डू बनाए, वो तो फाइंड करने बोल दिया। हम कैसे बताएंगे मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे। तो जो चीज़ें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। क्या क्या चीज़ें दी हैं, हमको ये दिया गया है कि अभी 5 लड्डू बचे हुए हैं, यानी उतने तो बने ही थे क्योंकि वो तो बच ही गए, 5 से तो ज़्यादा ही बने हैं मतलब, है ना। और हमको दिया गया है कि L लड्डूज जो हैं, अब L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर L के बराबर जो लड्डूज हैं वो मम्मी दे चुकी हैं, बांट चुकी हैं। तो मान लो कि मम्मी ने कुछ टोटल नंबर ऑफ लड्डूज बनाए हैं, ठीक है। अब वो कितने हैं वो तो हमको फाइंड करना है। हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, टोटल लड्डू कितने हैं हमें नहीं पता, पर चलो जितने भी हैं ये इतने लड्डू बनाए हैं, जो भी हो यहाँ। अब इनमें से ही क्या हुआ, L लड्डूज जो हैं, L लड्डूज जो है मम्मी ने किसको दे दिए, किसी रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको बट गए, खत्म हो गए। और इन्हीं में से जो हैं 5 लड्डू वो क्या है, रिमेन, बचे हुए हैं। यानी कि टोटल जितने भी लड्डू रहे होंगे उनमें से ही जो L लड्डू हैं वो दे दिए गए हैं और 5 लड्डूज बचे हैं। अब L की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, तो L एक वेरिएबल की तरह यहाँ यूज किया गया है। L की जगह अगर 10 है, सोचो मान लो कि यहाँ L की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि 10 लड्डू मम्मी ने दे दिए और 5 बचे हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि टोटल कितने लड्डू बनाए थे मम्मी ने। जो 10 दे दिए वो भी मम्मी ने बनाए हैं,
और जो 5 बचे हैं वो भी मम्मी ने बनाए हैं, यानी कि टोटल लड्डू कैसे हो जाएंगे 10 + 5। 10 + 5 मतलब टोटल 15 लड्डूज मम्मी ने बनाए थे, वही तो हमें बताना है। तो यहाँ 10 की 10 तो नहीं है, अब यहाँ 10 नहीं है, 10 नहीं है तो ये 15 भी नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ क्या है, 10 की जगह क्या है, यहाँ पे L है। तो L लड्डूज, L के बराबर लड्डूज अगर मम्मी ने क्या कर दिए, दे दिए, और 5 लड्डू अभी भी बचे हैं, तो टोटल कितने लड्डू होंगे, L + 5 के बराबर होंगे कि नहीं। बस यही तो हमें पता करना था कि L जो भी हो, अगर दे दिए वाले लड्डू में बचे हुए वाले लड्डू मिला लें, जोड़ लें अपन, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज पता चल जाएंगे कि कितने बने थे। अब मेरे पास 10 चॉकलेट है, 10 में से मैंने 8 चॉकलेट बांट दी और 2 चॉकलेट मेरे पास बची है। अब 8 बांट दी और 2 बची हैं, तो 8 + 2 मिला के ही तो मेरे पास 10 चॉकलेट्स थी। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है। देखिए L लड्डूज अगर दे दिए मम्मी ने, बांट दिए सबको और 5 बचे हैं, तो टोटल L + 5 के बराबर लड्डूज उन्होंने बनाए होंगे, तो L + 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9 भी सॉल्व। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो जरूर देख लो एक बार। तो क्वेश्चन गिवन है हमको, गिवन दैट नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे इज L। हमें बताया गया है कि जितने लड्डूज मम्मी ने दे दिए वो कितने हैं, L के बराबर। नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट इज इक्वल टू 5, और कितने लड्डू बचे हुए हैं, 5 लड्डू अभी भी बचे हुए हैं। Therefore, number of लड्डूज made by mother, तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे, जितने दे दिए L प्लस जितने बचे हैं, दोनों को नंबर्स को मिलाओ तो उससे टोटल नंबर ऑफ लड्डूज जो मम्मा ने बनाए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो टोटल L + 5 लड्डूज मम्मी ने बनाए थे। इतनी बात क्लियर हुई। सो L + 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बस इतना सा सॉल्व करना है, सॉल्व करके आओगे पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है आपको, बस बताना है कि प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, इतने में नंबर्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, सो दैट फुल मार्क्स मिले इस चैप्टर में। सो ये L + 5 होगा आपका आंसर। कैसे हुआ, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख के ही मेरे को लग गया है डर। क्यों, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया। मतलब ये लोग तो सोच रहे हैं एक के बाद एक, बिल्कुल ऐसी बॉल्स दे रहे हैं हमको, ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जो एक के बाद एक डिफिकल्ट है। पर हमने तो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्टार्टिंग में हमने सीख लिया वेरिएबल्स के बारे में, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे प्लस होते हैं, कैसे माइनस होते हैं। तो हमारे लिए तो कोई भी डरने की बात नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी क्योंकि आपने भी पढ़ा है हमारे साथ। सो चलिए क्वेश्चन 10 क्या आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, रीड कर लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन 10 दिया है, ऑरेंजेस आर टू बी मेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। ऑरेंजेस की चल रही है बात। अब ऑरेंजेस क्या है, ऑरेंज क्या होता है, फ्रूट का नाम होता है जिसको हम संतरा भी बोलते हैं हिंदी में। So oranges are to be transferred from larger box into smaller boxes. Larger box मतलब बड़े बॉक्स, smaller box मतलब छोटे बॉक्स, डब्बे। जो संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, उनको हमें ट्रांसफर करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह रखना है। कहाँ से ट्रांसफर करना है, लार्ज बॉक्सेस यानी बड़े डब्बों में से निकालकर स्मॉलर बॉक्सेस यानी छोटे डिब्बों में हमें इन ऑरेंजेस को जमाना है। सो व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, तो जब एक बड़ा बॉक्स खाली कर दिया जाता है, सारे ऑरेंजेस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं छोटे बॉक्सेस में, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉल बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। क्या मतलब है इस लाइन का, जब एक बड़ा बॉक्स खाली करा जाता है तो उसमें जो ऑरेंज थे वो कितने छोटे बॉक्सेस को भर देते हैं, 2 स्मॉल बॉक्सेस फिल हो जाते हैं उस बड़े बॉक्स के ऑरेंजेस से, और 10 ऑरेंज और बच जाते हैं बाहर, यानी 2 छोटे छोटे बॉक्सेस पूरे भर गए और 10 ऑरेंज अब और बचे हैं। इतने मिला के ऑरेंज काय में रखे थे, एक बड़े बॉक्स में रखे थे।
तो उस बड़े बॉक्स को जब खाली करा गया तो उसमें जितने भी ऑरेंज थे उन्होंने 2 छोटे बॉक्सेस को भर दिया और 10 ऑरेंजेस और बचे हैं। If number of oranges in small box are taken to be x, तो बोल रहे हैं कि कितने ऑरेंज छोटे बॉक्स में रखे हैं, जितने भी ऑरेंज छोटे वाले बॉक्सेस में रखे हैं उनको अगर हम x के बराबर माने, so what is the number of oranges in larger box, तो बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे वो हमको बताना है। आई बात समझ में? तो देखो थोड़ा सा पिक्चर बना के देखते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया बड़ा बॉक्स, इसमें बहुत सारे ऑरेंज थे, इसके ऑरेंज हमने खाली करे तो 2 छोटे छोटे बॉक्स भरे और 10 ऑरेंजेस और बचे हैं। यानी कि इसमें जितने भी ऑरेंजेस थे वो ऑरेंजेस में हमने एक बॉक्स में भरे, छोटे वाले में वो भर गया, फिर हम एक और बॉक्स भरा छोटा वाला, हमने वो भी पूरा फुल हो गया। अब फिर 10 ऑरेंज और बच गए। इसका मतलब इसमें जितने भी ऑरेंज हैं वो 2 छोटे बॉक्स के ऑरेंज प्लस 10 ऑरेंजेस के बराबर हैं। तो इन्होंने बोला है कि इफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, यानी कि छोटे वाले बॉक्स में जितने ऑरेंज रखे हैं उनको अगर मैं x मान लूं, अ स्मॉल बॉक्स यानी एक छोटे वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज रखे हैं, मान लो x ऑरेंज रखे हैं, यानी यहां मान लो कितने ऑरेंज है, x ऑरेंजेस, यहां भी कितने होंगे फिर x ऑरेंजेस। एक स्मॉल बॉक्स में अ स्मॉल बॉक्स यूज किया है वर्ड, इसका क्या मतलब है, अ स्मॉल बॉक्स वर्ड का मतलब होगा कि एक स्मॉल बॉक्स में x ऑरेंज। तो इसमें x नंबर ऑफ ऑरेंजेस है तो इसमें भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू अगर क्या है, x की वैल्यू अगर है 50, यानी कि यहाँ 50 ऑरेंज, इसमें 50 ऑरेंज रखे, तो 50 और 50 हो गए 100 और 10 कितने हो गए 110 ऑरेंज पूरे इस बड़े बॉक्स में होंगे, वही तो वहां खाली किए गए हैं। हमसे क्या पूछा गया है, अब क्वेश्चन हमारा बहुत इजी बन गया है। फोटो बना लो, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत इजी हो जाता है डायग्राम से, क्योंकि वो हमें दिखने लगता है फिर कि चल क्या रहा है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, हमसे पूछा गया है कि बड़े वाले बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस रखे हुए हैं, वो क्या करना है, हमको बताना है। बताओ बताओ, आंसर आपके सामने है, बस आपको उसको जोड़ तोड़ के ही बताना है। यहां बड़े वाले बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस हैं, ये बात हमको बतानी है। बड़े वाले बॉक्स में जितने भी थे वही बताने हैं कि कितने थे। अरे जितने भी थे उसको ही खाली करके इस बॉक्स में बने ऑरेंजेस, फिर इस वाले बॉक्स में बने ऑरेंजेस और 10 ऑरेंज और बच गए, यानी इन तीनों को मिला के ही जितने ऑरेंज आएंगे टोटल वो इस बॉक्स में थे। तो हमसे बोला गया कि मान लो यार कि इफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, यानी कि अ स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स में अगर x ऑरेंजेस रखे हैं, एक में x हैं तो दूसरे में भी x होंगे, दोनों छोटे छोटे डब्बे हैं, और 10 और बच गए, तो टोटल कितने ऑरेंजेस रहे होंगे इसमें। तो ये देखो x तो होंगे, यहां वाले x भी होंगे और ये 10 और होंगे। अब ये x का क्या मतलब होता है 1x, यानी कहीं अगर x लिखा हो, 2x लिखा है, 3x लिखा है, 5x लिखा है, 100x लिखा है, यानी उतने x हैं। तो अगर सिंपल एक x लिखा है उसका मतलब होता है 1x। अब 1 लिखो ना लिखो उसको मान लिया जाता है, 1x लिख दो तो भी ठीक है और 1 मत लिखो, अकेला x लिख दो, उसका मतलब भी 1x होता है। तो यानी कि ये क्या है 1x और ये भी क्या है 1x, तो 1x प्लस 1x, 2x हो गए, एक ये, तो 1x में एक x प्लस किया, टोटल कितने हो गए 2x, और ये क्या है 10। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बिग बॉक्स, 2x और 10 के बराबर ऑरेंजेस इस बड़े वाले बॉक्स में होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें बहुत सारे ऑरेंजेस रखे थे, उन ऑरेंजेस को जब खाली करा गया तो 2 छोटे छोटे बॉक्स
कंप्लीटली भर गए और 10 ऑरेंजेस और एक्स्ट्रा बच गए। तो हमसे पूछा गया कि बड़े वाले बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस रखे गए हैं। तो हमसे बोला गया कि मान लो छोटे वाले बॉक्स में x ऑरेंज है, तो एक में x, दूसरे में x। अब x क्या है? x कुछ भी नंबर हो सकता है, बस अब दोनों में x है, तो अगर x 50 है तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। आई बात समझ में? तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x, और उसमें 10 और जोड़ना है तो 2x प्लस 10, तो इनको मिला के ही तो टोटल ऑरेंजेस रहे होंगे। तो 2x प्लस 10 टोटल ऑरेंजेस रहे होंगे बड़े बॉक्स में। यही है आपका आंसर। अब x की वैल्यू क्या है? अगर x की वैल्यू है 50, तो अगर 50 है x की वैल्यू, सो 2 इंटू 50, 2x का मतलब 2 इंटू x, तो 2 इंटू 50 प्लस 10, 2 इंटू 50 होगा 100, प्लस 10 करोगे कितना मिलेगा? 110। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 50 है तो 110 ऑरेंजेस इस बड़े बॉक्स में रहे होंगे, 50 यहाँ, 50 यहाँ, और फिर 10 एक्स्ट्रा बच गए। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि x 50 हो सकता है x की वैल्यू क्या है? 20 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 है तो 2x, 20 प्लस 20 या तो 50 कर लो, प्लस 10 60, या फिर 2x में 20 इंटू 2 प्लस 10, 20 इंटू 2 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 50। इस तरीके से x इसीलिए वेरिएबल लिया गया है कि आप जितना कहो कि छोटे बॉक्स में जितने बन रहे हैं उतना x की वैल्यू ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 बार ऐड कर लो उसको, और 10 और प्लस कर दो, तो आपको बड़े वाले बॉक्स, लार्जर वाले बॉक्स में टोटल ऑरेंज कितने हैं ये पता चल जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पिक्चर के थ्रू। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रहे ये लार्जर बॉक्स से ही 2 स्मॉल बॉक्स बने और 10 ऑरेंज और बचे। तो अगर स्मॉल में x है तो x प्लस x को 2x लिखेंगे और ये प्लस 10, तो 2x प्लस 10 के बराबर ऑरेंजेस बड़े वाले बॉक्स में हैं। ये होगा आपका आंसर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, एक बार वो देख लो। So given that the number of oranges in smaller box is x, दिया गया है कि छोटे बॉक्स में जो ऑरेंजेस हैं वो x के बराबर हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बड़े बॉक्स में काय के बराबर होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया? क्योंकि 2 स्मॉल बॉक्स हैं, तो स्मॉल बॉक्स में जितने भी ऑरेंजेस हैं उनको डबल कर दो, 2 बॉक्सेस के ऑरेंज पता चल जाएंगे, और उसमें प्लस कर दो नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, जितने बचे हैं उनको जोड़ लो। ये लाइन लिखना जरूरी है। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे बड़े बॉक्स में? 2 इंटू एक्स प्लस 10। नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉल बॉक्स में x हैं, 2x करोगे तो दोनों बॉक्स के मिला के मिल जाएंगे, और 10 बाहर बचे हुए हैं, तो 2x प्लस 10 ऑरेंजेस बड़े बॉक्स में रखे हुए हैं। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कंप्लीटली। अब आई गेस आखिरी क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज 11.1 से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 11। जो पैटर्न अपन ने बनाए थे ना अल्फाबेट्स के, यहाँ कुछ वैसा ही पैटर्न्स बन रहे हैं, बस अब वो अल्फाबेट ना होके एक स्क्वायर बॉक्स है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ अलग चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस क्या हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी कहानी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 11 करवाऊंगी सॉल्व। तब तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सारा कुछ रिवाइज करके रखना है अपनी कॉपी में। 2 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आज की क्लास में मैंने बताया, बिना देखे, देख के सॉल्व मत कर लेना, बिना देखे सॉल्व करना है। और रिवीजन तो जारी रखना ही है, नहीं तो होगा ये कि पीछे का भूलता जाओगे, आगे का अलग अलग सीखते जाओगे। सो रिवीजन के साथ साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम बचाएंगे।
इतना ही नहीं, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, सो दैट आपको घर बैठे हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद हम कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं, सो दैट हर एक बच्चे को घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिले। सो इसका फ़ायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको इसके बारे में बताएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।